Assalamualaikum class, this is your teacher Afsa Khan. Topic is large country case effect of a tariff in a single market के एक जो हमने टैरिफ का इफेक्ट पहले देखा था वो देखा था स्मॉल कंट्री केस में, जिसमें वो कंट्री जो स्मॉल है और वो टैरिफ इम्पोज करती है तो प्राइसेस हाई हो जाती हैं कंज्यूमर्स के लिए, जिसमें टैरिफ एडेड होता है तो कंज्यूमर्स का बर्डन फेस करना पड़ता है और जो कंट्री इम्पोज कर रही होती है उसको बोझ उठाना पड़ता है इस टैरिफ का। लेकिन जब लार्ज कंट्री केस होगा तो उसमें आपने याद रखना है कि लार्ज कंट्री से मुराद ये है जिसकी इकोनॉमी बहुत बड़ी हो और जिस वक्त ये टैरिफ इम्पोज करेगी अपनी इंपोर्ट्स पर, तो वो सारी इंपोर्ट्स जाहिर है किसी दूसरे मुल्क की या बहुत से दूसरे मुल्कों की या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की एक्सपोर्ट्स होंगी, तो इसकी टैरिफ पॉलिसी से बाकी लोगों की एक्सपोर्ट्स पर इफेक्ट आएगा और ये जो टैरिफ का जो बर्डन है वो एक लार्ज कंट्री जो इम्पोज कर रही है सिर्फ वो फेस नहीं करती, बल्कि जो दूसरी कंट्रीज हैं जो एक्सपोर्टर्स हैं इस मुल्क की वो भी फेस करेंगी। यहाँ आपने शुरू करना है ये वाला टॉपिक इन द स्मॉल कंट्री से, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ आपने पूरा करना है। सेकंड पैराग्राफ जो है वो आपने करना है फिगर 11 डिपिक्ट से, उससे पहले की 2 लाइन्स नहीं करनी। फिगर 11 जो है उसमें हम जो नेक्स्ट आपकी फिगर है ये इसका डिस्कस कर रहे हैं। उसमें बता रहे हैं कि एक आपका है पैनल ए जो या लेफ्ट साइड पे है वो आपका कंट्री ए है, दूसरी है कंट्री बी। इसमें जो दोनों कंट्रीज हैं वो आपकी लार्ज कंट्रीज हैं, दोनों ममालिक बड़े हैं तो दोनों के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। एक मुल्क है जो कंट्री ए है वो अटॉरिटी पॉइंट पर या विदाउट ट्रेड जो उसके अंदर जो उसने प्रोडक्ट उसको इंपोर्ट करनी है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वहाँ पे ज़्यादा है, तो उनके लिए बेहतर यही है कि वो इसको इंपोर्ट कर लें कंट्री ए के लोग। अच्छा जी, अब क्या होता है कि वो दूसरे मुल्क कंट्री बी से वो इस चीज़ को इंपोर्ट करेंगे, कंट्री बी इनका एक्सपोर्टर होगा और दोनों कंट्रीज लार्ज हैं। अब क्या होता है कि वो जो कंट्री ए है उसको ऐसी प्राइस ऑफर करनी होगी कंट्री बी को जो उनके कंट्री बी के जो अटॉरिटी पॉइंट है उससे हायर हो, ताकि हायर प्राइस की वजह से दूसरा मुल्क इनको अपनी प्रोडक्ट्स बेचने के लिए तैयार हो जाएगा या एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा कंट्री बी। तो कंट्री ए जो है उसको प्राइस हाई करनी होगी कंट्री बी के अटॉरिटी पॉइंट से, जो कि PM नॉट है। ये जो डॉटेड लाइन है ये है वो प्राइस जिसकी बात कर रहे हैं। अब PM नॉट ये डॉटेड लाइन जो है इसके ऊपर कंट्री ए के अंदर जो डिमांड है वो ग्रेटर देन सप्लाई है, ठीक है जी। डिमांड और सप्लाई का जो गैप है ये डिमांड है और ये है सप्लाई, और ये जो सारा गैप है ये एक्सेस डिमांड है जो कि उनको इंपोर्ट करके पूरी करनी पड़ेगी। ये जो सारी डॉटेड लाइन है PM नॉट ये कंट्री बी के अटॉरिटी पॉइंट से ऊपर है। अब इस पॉइंट पर वो उनकी जो सप्लाई है कंट्री बी की वो ग्रेटर है या प्रोडक्शन ज़्यादा है और जो डिमांड है वो यहाँ पर है जो कि कम है। तो ये एक्सेस सप्लाई जो है वो इनकी ज़्यादा है जिसको वो एक्सपोर्ट कर देंगे कंट्री ए को, जिनकी जो डिमांड है वो ज़्यादा है या एक्सेस डिमांड है। तो इस तरह से दोनों मुल्क जो हैं वो डिसाइड करेंगे कि इस लेवल पर इतनी वो आउटपुट है QM नॉट जो कंट्री ए इंपोर्ट करेगा और QM नॉट ही वो आउटपुट है जो कंट्री बी इनको एक्सपोर्ट करेगा। और प्राइस क्या है जो विदाउट टैरिफ जो ट्रेड कर रहे हैं दोनों वो है जी PM नॉट। अब हमने देखना है कि कंट्री ए ने टैरिफ इम्पोज कर दिया, जब टैरिफ इम्पोज हुआ तो प्राइस हाई हो जाएगी, इसकी प्राइस हाई होके PM1 हो जाएगी, ये जो ऊपर वाली प्राइस है। और ये जो सॉलिड लाइन है ये आपको शो करेगी कि कंट्री ए जो है उसने जिस वक्त टैरिफ इम्पोज कर दिया तो उस वक्त प्राइसेस पर दोनों कंट्रीज के लिए क्या इफेक्ट आएगा, क्योंकि टैरिफ के साथ कंट्री ए के कंज्यूमर्स के लिए जो प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे थे वो महंगी हो गई, तो कंट्री ए के जो कंज्यूमर्स हैं जो लार्ज कंट्री है उन्होंने इस चीज़ की जो डिमांड है वो डिक्रीज कर देंगे, वो कम कर देंगे इसकी डिमांड को, क्योंकि प्राइसेस हाई हो गए हैं टैरिफ लगने की वजह से। जिस वक्त एक बहुत बड़े मुल्क की डिमांड में कमी आती है इंपोर्ट्स के लिए, उस वक्त एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट दूसरे मुल्क पर जाता है जो एक्सेसिव प्रोडक्शन करके बैठा हुआ था कि हमने ये चीज़ें एक्सपोर्ट करनी है, सप्लाई करनी है।
जिस वक्त डिमांड कम होती है क्योंकि टैरिफ के बाद प्राइस हाई हो गई है, कंट्री ए ने जो इम्पोज किया, तो जो कंट्री बी है उसके लिए क्या प्रॉब्लम्स आते हैं कि उसकी सप्लाई ज़्यादा हो गई है जो बिक नहीं रही। अब वो डोमेस्टिकली इस सप्लाई को बेचने की कोशिश करते हैं क्योंकि दूसरे मुल्क जिसके लिए वो प्रोड्यूस कर रहे थे, एक्सेस प्रोडक्शन कर रहे थे, वो अब खरीद नहीं रहे क्योंकि उनकी डिमांड कम हो गई है। अब एक्सेसिव सप्लाई है, इसको वो डोमेस्टिकली सेल करने की कोशिश करेंगे, और जिस वक्त डोमेस्टिकली सेल करेंगे तो कंट्री बी के अंदर प्राइस लो हो जाएगी, जबकि सप्लाई ज़्यादा हो जाती है किसी चीज़ की तो उसकी प्राइस कम होती है। इसीलिए जो ये प्राइस है, ये जो लाइन है कंट्री बी के अंदर, ये जो लाइन है ये इसी वजह से है, PM2 इसको कह रहे हैं कि ये वो प्राइस है जो कंट्री बी में कम हुई। क्यों? क्योंकि कंट्री ए ने टैरिफ लगाया, प्राइसेस हाई हो गई, कंट्री ए ने डिमांड डिक्रीज कर दी, कंट्री बी को एक्सेसिव प्रोड्यूस जो उन्होंने एक्सपोर्ट के लिए बनाई पैदा की थी चीज़, उसको उनको मुल्क के अंदर बेचना पड़ रहा है। मुल्क के अंदर सप्लाई ज़्यादा हुई तो मुल्क के अंदर प्राइस उस चीज़ की कम हो गई, और कंट्री बी भी लार्ज कंट्री है, बड़ी इकोनॉमी है, तो जो PM2 है ये कंट्री बी के लिए हो जाएगी आफ्टर टैरिफ, और PM1 है हायर प्राइस, ये हो जाएगी कंट्री 1 के लिए आफ्टर टैरिफ। कंट्री बी जो है उसमें प्राइस फॉल करती है अनलेस अनटिल जो कंट्री ए है वो उसकी जो इंपोर्ट कर रहा है वो वापस उसकी डिमांड ज़्यादा करता है, और इंपोर्ट्स की डिमांड और एक्सपोर्ट की सप्लाई जब तक बराबर होती है तब तक ये प्राइस जो है इसमें चेंज आता रहता है। अनलेस अनटिल ये जो प्राइस है जो टैरिफ प्लस है PM1 उसके ऊपर कंट्री ए के लिए जितनी वो QM1 है, ये जो कि वो डिमांड कर रहे हैं इंपोर्ट्स के लिए, ये अंदर वाला जितना भी गैप है QM1, और ये है वो QM1 जो कि कंट्री बी इनको एक्सपोर्ट करेगा इस प्राइस के ऊपर। अच्छा जी, इस पॉइंट के ऊपर जब दोनों के मुल्कों के बीच में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बराबर हो जाएंगे, यहीं पर ये प्राइस फिक्स हो जाती है, और QM1 वो आउटपुट है जो कि इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की जाती है दोनों ममालिक की तरफ से। सेकेंडली अब हमने देखना है कि इसका जो इफेक्ट है वेलफेयर पे क्या आता है। कंट्री ए जो है, ये आपकी कंट्री ए लेफ्ट पैनल में, उनका ये जो छोटी सी है शेडेड एरिया, ये इसको एरो लगा के उन्होंने कहा है ये बी है और ये ए है। ये इस मुल्क का आ रहा है डेड वेट लॉस, जो कि टैरिफ लगने के बाद है, क्योंकि पहले ये इतनी ज़्यादा आउटपुट थी जो खरीद रहे थे, अब वो कम आउटपुट है जो खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से उनके और प्राइसेस जो है वो कंज्यूमर्स पहले से ज़्यादा पे कर रहे हैं टैरिफ लगने के बाद, तो उनको जो है ये डेड वेट लॉस है ए और बी एरिया का जो फेस करना पड़ रहा है। लेकिन क्योंकि ये बड़ा मुल्क है, इसने अपने टैरिफ का जो इम्पैक्ट था वो दूसरी कंट्री पर भी शिफ्ट किया है, इस वजह से इनका जो बोझ है डेड वेट लॉस है टैरिफ का, वो सिर्फ स्मॉल एरियाज ए और बी तक महदूद रहा। अगर ये छोटा मुल्क होता और ये टैरिफ लगाता तो इसको बहुत ज़्यादा बर्डन फेस करना पड़ना था, जो कि होता उसकी सूरत में, टैरिफ की सूरत में। अच्छा जी, कंट्री बी जो है उनको क्या चीज़ फेस करनी पड़ेगी, उनको भी इससे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने होंगे। अब जैसा कि मैंने कहा कि बी जो कंट्री है वो भी लार्ज है, और उसके ऊपर भी जो टैरिफ का इम्पैक्ट है वो शेयर होगा, ये बर्डन बी को भी फेस करना पड़ेगा। तो अब हम देखेंगे कि जो कंट्री बी है उसको क्या बर्डन फेस करना पड़ा है उसको। ये जो आपके पास रेक्टेंगल बनी हुई है FHIJ, ये जो एरिया है शेडेड एरिया कंट्री बी के लिए इस राइट पैनल में, तो ये वो है बर्डन जो टैरिफ का इनको फेस करना पड़ा है, ये कंट्री बी का डेड वेट लॉस है। अब हमने देखना है कि कंट्री ए का डेड वेट लॉस बड़ा है या कंट्री बी का डेड वेट लॉस बड़ा है। कंट्री ए का डेड वेट लॉस होगा A प्लस बी के इक्वल का एरिया, और कंट्री बी जो है उसका डेड वेट लॉस है जो शेडेड एरिया है FHIJ के बराबर। तो अब हम देखेंगे अगर तो कंट्री ए का डेड वेट लॉस A प्लस बी ग्रेटर है कंट्री बी के डेड वेट लॉस से, तो कंट्री ए जो है वो इससे नुकसान उठाएगी, और अगर कंट्री ए का डेड वेट लॉस जो A प्लस बी है वो लेस देन है
कंट्री बी के डेड वेट लॉस से। तो इसका मतलब है कि कंट्री ए को उसने बर्डन शेयर कर दिया टैरिफ का, दूसरे पर ज़्यादा बर्डन किया है, तो कंट्री ए जो है वो इससे बेनिफिट कर जाएगी, उसको इतना नुकसान नहीं होगा। अब आपने ये इसकी नीचे जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है ये वाली कर लें, क्योंकि जो नीचे सारा है वो आपको जो मैंने रीज़न एक्सप्लेन कर दिया है वही बताया गया है, सिर्फ जो एरिया यहाँ पर है अंडरलाइन या ब्रैकेट्स में जिसको कवर किया हुआ सिर्फ आपने वो वाला देखना है। अच्छा जी, अब जो चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है वही चीज़ आगे भी बताएंगे। लास्ट जो आपका नेक्स्ट पीडीएफ फाइल है उसके अंदर आपको मिलेगा इसका नेक्स्ट पार्ट। इस नेक्स्ट जो फाइल है उसमें जो फर्स्ट पेज है उसमें आपको मिलेगा इसका बाकी का पार्ट। इसमें आपने देखना है जहाँ ये आपके पास आ रही है इफ लॉसेस से, ये फर्स्ट लाइन में आ रहा है। अगर तो जो कंट्री ए का पार्ट है ए प्लस बी वो स्मॉलर हो कंट्री बी के लॉस से, तो कंट्री ए का फ़ायदा हो जाएगा इसमें टैरिफ लगाने पर। अगर कंट्री ए का ए प्लस बी का एरिया ज़्यादा हो कंट्री बी के डेड वेट लॉस से, तो कंट्री ए को नुकसान होगा टैरिफ लगाने का। और ये डिपेंड करता है कि दोनों ममालिक में जो डिमांड और सप्लाई कर्व्स हैं उनकी इलास्टिसिटी क्या है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि जो लेस इलास्टिक डिमांड कर्व होते हैं या सप्लाई कर्व होता है जिस मुल्क के अंदर इंटरनली, तो उसको ज़्यादा बर्डन फेस करना पड़ता है बजाय इसके कि वो मुल्क जिसके मोर इलास्टिक डिमांड और सप्लाई कर्व्स हों। तो ये बस आपने फर्स्ट पैराग्राफ तक आपने इसका निशान लगाना है, यहीं तक इसको करना है मोर इलास्टिक तक।